जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक आदमी अपनी मर्जी से कोई बड़ा आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकता है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता है, कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं लगा सकता है। नदियां, पहाड़, रेलवेज, रोडवेज, हाईवेज सब के सब सरकार के अधीन होते हैं। सरकार हर हाथ को काम देने की कोशिश करती है। और तो और क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, सब के सब बाजार नहीं, सरकार डिसाइड करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, क्या ये एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में, इससे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है, और अंत में हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, निजी संपत्ति जो होती है वो सीमित होती है, ज्यादा नहीं होती है, और तो और क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सब के सब सरकार डिसाइड करती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार बेरोजगारी कम करने की कोशिश करती है और सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान देती है। क्लियर है बच्चों? अब हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो बच्चों, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। मैं एक एक करके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले यह है कि उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है, यानी यहां पे प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट ना के बराबर एग्जिस्ट करता है। एवरी बिजनेस और एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन सब के सब सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आता है। जैसे कि शुरुआत में यूएसएसआर में हुआ था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में हुआ था कि वहां पे कुछ भी प्राइवेट नहीं था। यहां तक कि शुरुआत में एक्सपेरिमेंट किया गया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो भी सरकार का हो जाता था और सरकार उसको पालती थी, पोसती थी, बड़ा करती थी, पढ़ाती थी, लिखाती थी। ये सब के सब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, हालांकि वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन इसके अलावा वहां पे जितनी सारी फैक्ट्रियां थी, जितना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, सब के सब सरकार के स्वामित्व के अधीन होता था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। लैंड यानी जमीन पे सरकार का अधिकार है, कैपिटल पे सरकार का अधिकार है, लेबर पर्सनल हो सकता है, लेकिन वो भी सरकार ही डिसाइड करती है कि आप कौन सा काम करेंगे। एंड एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, वो भी सरकार ही डिसाइड करती है कि आप किस क्षेत्र में, वैसे तो उद्यमी बनने का आपको अधिकार ही नहीं है। तो उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। दूसरा देखिए, यहां पे केंद्रीय योजना बनती है, यहां पे यानी सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है। यानी कोई भी काम करना है तो
सरकार पहले सेंट्रल लेवल पे, नॉट स्टेट लेवल पे, सबसे पहले अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का को एस्टिमेट करती है, जानना चाहती है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, और उसके अनुसार उसको जहां जरूरत होती है वहां पे उसको लगाया जाता है। और फिर उसको, जो मान लेते हैं कि 10 काम है आपके पास, 10 काम को प्रायोरिटाइज करती है कि पहले कौन सा काम किया जाए, उसके बाद कौन सा काम किया जाए, उसके बाद कौन सा काम किया जाए। वो सब के सब सेंट्रल लेवल पे ही होता है, यानी डेवलपमेंट का कार्य जो होता है वो सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू होता है। यहां पे जो होता है ना बच्चों, जो भी काम किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, मतलब क्या उत्पादन किया जाए, इसके भी सेंटर में यही होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा समाज कल्याण हो। कैसे प्रोड्यूस किया जाए, मतलब कैसे उत्पादन किया जाए, उसमें भी सेंटर में यही होता है, यही ध्यान में रखा जाता है कि इससे समाज कल्याण ज्यादा से ज्यादा हो। और किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसमें भी वही होता है कि ज्यादा से ज्यादा समाज कल्याण किया जाए। ठीक है। अब चूंकि इस तरह की बातें हैं, प्राइवेट ओनरशिप बहुत ही सीमित है, अभी हमने बताया आपको कि निजी स्वामित्व तो बहुत ही सीमित है, तो इससे अपने आप ही हो जाता है कि आय में काफी समानता होती है। हालांकि बराबर होना असंभव है, लेकिन इस तरह के अर्थव्यवस्था में आय की असमानता बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट आय की समानता होती है, 10% ऊपर नीचे चलता है। इंडिया टाइप नहीं कि 1% लोगों के पास 40% से भी ज्यादा संपत्ति है। इंडिया में तो एक्सट्रीम गैप है, रिच एंड पुअर के बीच एक्सट्रीम गैप है। आप देखिए जाकर के शहरों में या गांवों में भी ऐसे भी लोग हैं जो पूल के नीचे रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पाइप, जो साइफन होता है ना, उसके नीचे रहते हैं। और एक तरफ हमारे टाटा, अडानी, अंबानी टाइप भी लोग हैं। तो इतना असमानता समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होती है। इस तरह की असमानता या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं, आप देखना चाहें तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सीमित निजी संपत्ति होती है, प्राइवेट संपत्ति बिल्कुल ही अलाउड नहीं होता है, बहुत कम अलाउड होता है। जैसे कि आपका एक छोटा सा घर हो सकता है, वो आपकी निजी संपत्ति हो सकती है, आपकी थोड़ी जमीन हो सकती है, वो आपकी निजी संपत्ति हो सकती है, आपके कपड़े, आपके बर्तन, आपके खाने के सामान आपकी निजी संपत्ति हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा निजी संपत्ति आपका नहीं हो सकता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आपके सामने है। उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व, केंद्रीय योजना, समाज कल्याण, आय की समानता एंड सीमित निजी संपत्ति होता है। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं इसके लाभ क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्या लाभ हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, आय में समानता होती है, सभी को आवश्यक सेवाएं मिलती है। यहां पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हर आदमी को आवश्यक सेवाएं मिलती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान यहाँ पे हर आदमी के लिए अवेलेबल होता है। क्योंकि सरकार मुहैया कराती है, इसलिए सरकार का यह दायित्व बनता है कि रोटी, कपड़ा और मकान हर आदमी को कम से कम इतना तो मिले ही मिले। ठीक है। इसके बाद बेरोजगारी कम करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि सरकार हर हाथ को काम देने की कोशिश करती है। ठीक है। आगे, क्षेत्रीय संतुलित विकास। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, चूंकि सारा का सारा प्लानिंग सेंट्रल से होता है, तो सरकार उन क्षेत्रों को ज्यादा तवज्जो देती है जहां पे विकास कम हुआ है, वहां पे प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं कि वहां पर भी विकास हो। जो ऑलरेडी डेवलप है वहां पे थोड़ा कम ध्यान दे करके, जहां पे डेवलप नहीं हुआ है, जहां पे विकास नहीं हुआ है, वहां पे सरकार ध्यान देती है, सो दैट कि सब जगह
बराबर विकास हो। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए। इसके बाद इससे हानि क्या हो सकती है, मतलब प्रतिस्पर्धा का अभाव यानी कंपटीशन की कमी हो सकती है। क्योंकि सब कुछ सरकार के अंदर है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो इसलिए कंपटीशन का अभाव है। हर आदमी को 8 बजे जाना है, 5 बजे चले आना है, या जिस शिफ्ट भी है उसमें जाइए, आप चले आइए। आप ज्यादा काम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको एक नियत वेतन मिलेगा जिसमें आप खुश रहेंगे। तो इसमें कंपटीशन का अभाव होता है, क्योंकि प्राइवेट संपत्ति तो है नहीं, आप कमा करके अपना प्राइवेट संपत्ति अपने बच्चों के लिए तो रख नहीं सकते, इसलिए यहां पे कंपटीशन का अभाव होता है। उत्पादन की क्षमता, चूंकि जब कंपटीशन नहीं है तो इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। आपके दिमाग में तो बात आएगी नहीं कि भैया मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा पैसे कमा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए उत्पादन की क्षमता में भी कमी होती है, नौकरशाही का बढ़ना होता है। चूंकि हर बात यहां सरकार डिसाइड करती है, तो यहां पे नौकरशाही ज्यादा हावी हो जाता है, जिसको हम रेड टैपिज्म के नाम से जानते हैं। यानी हर काम को आपको बहुत सारे फाइलों से होकर के गुजरना पड़ता है। एंड उपभोक्ता के पास सीमित चॉइस होती है। क्योंकि सरकार हर आदमी को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराती है, तो उपभोक्ता के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती थी। मुझे याद है 1991 के पहले यदि आपको एक स्कूटर खरीदना है तो आपको 1 साल पहले बुकिंग करानी पड़ती थी। यानी आपके पास चॉइस नहीं था, प्रोडक्शन नहीं था। लेकिन आज यदि आपके पास पैसे हैं तो मर्सिडीज भी आप जाकर के ला सकते हैं। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में चॉइसेस कम होती है, जो अवेलेबल है उसी को आपको कंज्यूम करना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, और हाँ, आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।